यदि आप मैसूर राज्य में शिमोगा जिले के पश्चिमी सीमा की यात्रा करते हैं तो आप बेंगलुरु राज्य के पूर्वी हिस्सों के आसपास के दृश्यों के अंतर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहाँ आप सदाबहार जंगलों को देख सकते हैं जो मूसलाधार मानसूनी बारिश से सींचा जाता है और शिमोगा शहर के पश्चिम में एवरेज रेनफॉल 120 इंच का देखा गया है और मैसूर जिले के आखिरी छोर पर स्थित अगुम्बे गांव में लगभग हमेशा बारिश होती ही रहती है। यहाँ पर उगने वाले बड़े बड़े पेड़ आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आते हैं, जिनकी शाखाएं इस कदर फैली हुई होती है जिससे धूप सतह तक नहीं पहुँच पाती है। इस तरह के पेड़ नदी के किनारे और घाटियों में अक्सर नजर आते हैं, साथ ही सड़क के किनारे भी, और यही वजह है कि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती है। इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे हमेशा अंधेरा छाया रहता है और झींगुर की आवाज के साथ साथ मेंढक की बोलने की आवाज भी अक्सर हमें सुनाई देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के पौधों के पत्तियों में जोंक छुपे होते हैं जो अक्सर शरीर से चिपक जाते हैं। उनके जो उन पत्तियों को छूते हुए गुजरता है और कपड़ों को चीरते हुए शरीर से जा चिपकता है और खून चूसने लगता है। आपको एहसास भी नहीं होगा कि वह आपके शरीर से खून चूस रहा है क्योंकि आपको दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने पैर की ओर देखेंगे और जोक को खींचकर निकालने की कोशिश करेंगे तो वह आसान नहीं होगा, लेकिन ज्यादा जोर लगाने पर वह निकल तो जाएगा पर एक गहरा घाव देते हुए। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि साथ में नमक या फिर तंबाकू का जूस लेकर चलना चाहिए, जिसे जोक पर छिड़कने से वह अपने आप नीचे गिर जाता है और कोई घाव नहीं होता है। यहाँ के जंगल किंग कोबराज का घर है और ये कोबरा परिवार का सबसे विशाल सांप होता है जो लगभग 15 फीट और उससे अधिक की लंबाई तक पहुँच सकते हैं। यह गहरे ओलिव ग्रीन कलर के होते हैं और शरीर के चारों ओर हल्के पीले सफेद घेरे भी नजर आते हैं। अपने शानदार लंबाई के बावजूद भी ये बहुत तेज रफ्तार से भाग सकते हैं और दूसरे सांपों को मारकर किंग कोबरा अक्सर खा जाया करता है और कहा जाता है कि वह देखते ही हमला कर देता है। खासकर अपने बच्चे की रक्षा करने वाली मादा को विशेष रूप से बुरे स्वभाव वाला माना जाता है। मेरा सामना 2 बार किंग कोबरा से हुआ था। उसके ही इलाके में जब मैं अपने एक्वेरियम के लिए मछलियां कलेक्ट करने के लिए जा रहा था अगुम्बे गांव के नजदीक मौजूद नदी में। इस दौरान मुझे देखते ही उसने अपने शरीर को 4 फीट ऊंचा कर लिया और मुझे देखता रहा, फिर अपने रास्ते चला गया बिना मुझे कोई नुकसान पहुँचाए। इसी जिले में शिरावती नदी बहती है जो आगे जाकर 4 अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है और चांदी रात में यह नजारा बेहद शानदार लगता है। टगार्थी गांव छोटे से शहर सागर से 11 मील दक्षिण पूर्व में सदाबहार जंगलों की पूर्वी सीमा पर स्थित है, जहां पेड़ों को काट दिया गया है और अब वहां पर खेती की जाती है। भारी वर्षा और उपजाऊ जमीन के कारण इस क्षेत्र में खेती करना काफी लाभदायक है। यहाँ के खुले मैदान में काफी घास होते हैं, इसी वजह से आसपास के गांव में काफी मवेशी पाले जाते हैं ताकि वे आराम से चर सके। बाइसन के अलावा कम जंगली जानवर ही इस जंगल में निवास करते हैं क्योंकि जोक और टिक्स की मौजूदगी ने उन्हें परेशान कर दिया है। इन्हीं वजहों से मांसाहारी जानवर भी इस घने जंगल में खास नजर नहीं आते हैं, लेकिन जैसे जैसे खुले मैदान आने शुरू होते हैं और मवेशियों की विशाल झुंड दिखाई देते हैं, मांसाहारी जानवर उन्हें खाने और मोटे होने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। टगार्थी भी एक ऐसा ही क्षेत्र था जहाँ 4 बाघों ने अपना आतंक फैला रखा था। 1939 फरवरी का महीना चल रहा था जब एक दिन टगार्थी के आसपास अलग अलग जगहों पर 8 मवेशियों को मार डाला गया। इस घटना ने 8 अलग अलग बाघों के सक्रिय होने का संकेत दिया था क्योंकि मारे जाने की सूचना दूर दराज के स्थानों से मिली थी। इस इलाके में बाघों की अधिक संख्या के कारण पैंथर शायद ही कभी नजर आते थे, शायद 1 या 2 ही बार, जो छुपकर गाँव के आसपास के क्षेत्र में रहते थे और कुत्तों, बकरियों और कभी कभी घरेलू मुर्गियों का शिकार करते थे क्योंकि बाघ अपने इन छोटे कजन ब्रदर्स को बर्दाश्त नहीं करता है और अगर तेंदुआ उसके आसपास नजर आ गया तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालेगा और कभी कभी उसे खा भी लेगा। टगार्थी के आसपास के इलाके में स्पॉटेड डियर की संख्या काफी ज्यादा है और इसके अलावा ट्रॉफी हंटिंग के लिए दूसरे जानवर की काफी कमी है। यहाँ पर ज्यादातर बाघ मवेशियों पर निर्भर रहते हैं और वे कैटल लिफ्टर्स होते हैं जो आसान शिकार को खा खाकर काफी मोटे हो चुके होते हैं। इनमें वह लचीलापन और फुर्ती नहीं होता है जो एक जंगली बाघ में नजर आती है और
जिनका शिकार करना असल में काफी चैलेंजिंग काम होता है। आइए मैं आप लोगों को टैगार्थी के श्यामराव बापट की कहानी सुनाता हूँ और उस बाघ का जिसे उसने अपने बगीचे में अपने घर के करीब गोली मारी थी। उस समय श्यामराव लगभग 22 वर्ष का लड़का था, लेकिन एकमात्र पुरुष उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अपने घर के चारों ओर की संपत्ति का प्रबंधन कुशलता पूर्वक और एक कृषक के सच्चे प्रेम के साथ किया था। बताना चाहूंगा कि चावल निचले स्थानों में कीचड़ वाले क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, जबकि रागी की कच्ची फसल उच्च स्तर पर उगाई जाती थी। उसके पास सुपारी और नारियल के पेड़ों का एक बड़ा सा बगीचा भी था, जिनके तनों पर पान के पत्तों की बेल लगी हुई थी। इसके अलावा श्यामराव के पास मवेशी और अन्य पशुधन भी थे और वह वास्तव में एक सफल जमींदार था। एक दिन एक मोटे बाघ ने उसके साम्राज्य में हिस्सा लेने का फैसला किया और एक एक करके श्यामराव के झुंड को मारना शुरू कर दिया। श्यामराव के पास एक चिकनी बोर वाली बंदूक थी और कुछ भी नहीं था जिसके सहारे वह बाघ की वापसी के लिए शिकार पर बैठ गया, लेकिन किसी न किसी कारण से वो बाघ कभी नहीं लौटा, जब तक यह अनुमान नहीं लगाया गया कि वह विशेष बाघ एक बूढ़ा बाघ था जिस पर शायद पहले भी गोली चलाई गई थी और इसीलिए वह दूसरी बार शिकार को खाने के लिए वापस नहीं आएगा। समय के साथ वह बाघ साहसी हो गया था। एक अंधेरी रात में उसने श्यामराव के बगीचे के चारों ओर की फेंस को फांद लिया और बांस की मजबूत घेरे को उखाड़ने का प्रयास किया, जो असल में कैटल शेड का प्रवेश द्वार भी था। श्यामराव अपने मवेशियों की बेचैन कर देने वाली आवाज सुनकर जाग गया था। तभी उसे खरोचने की आवाज महसूस हुई और वह बाहर गया तो उसकी मुलाकात बाघ से हुई, जो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने के बाद उछलकर दूर चला गया था। अगली रात श्यामराव ने अपने कैटल शेड की छत पर छोटी कटी हुई शाखाएं रखी, जहां वह अपने शेड के प्रवेश द्वार पर जमीन से 6 फीट ऊपर पेट के बल लेट गया और प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। 10 बजे बाघ आ गया और दरवाजा खरोचने लगा। श्यामराव ने अपने बंदूक के सहारे बिल्कुल नजदीक से गोली चलाई और वह बाघ लगभग बिना किसी आवाज के जमीन पर गिर पड़ा। वह मवेशियों को मारने वाले भारी वजन के बाघ का एक अच्छा उदाहरण था। समय गुजरा। एक सुबह 11:30 बजे थे और टैगार्थी से लगभग 2.5 मील की दूरी पर स्थित छोटे वन बंगले पर सूरज की चमक बहुत तेज थी। दोपहर का भोजन लगभग तैयार हो चुका था और मेरी पत्नी कुछ काम निपटाने में व्यस्त थी। तभी बंगले की बाढ़ की सीमा से लगे जंगल से एक बार्किंग डियर ने आवाज लगाई। बार बार पुकार दोहराई जा रही थी। छोटे हिरन का उत्साहित स्वर उसकी तीव्र चिंता को प्रकट कर रहा था। रबर के जूतों की एक जोड़ी पहनकर और राइफल लेकर मैं जंगल की ओर चल पड़ा और घने जंगल में जा पहुंचा। बार्किंग डियर अभी भी आवाज लगा रहा था और मैं जितना संभव हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ा जिससे कम शोर हो। मैं एक साफ स्थान पर पहुंचा जहां एक छोटा सा बार्किंग डियर मुझसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था और रुक रुक कर भौंक रहा था। जंगल में वापस जाते हुए मैं दबे पांव साफ सुथरी जगहों के चारों ओर घूमता रहा, सावधान रहा कि खुद को चिंतित हिरन के सीधी दृष्टि में न रखूं। यहाँ कुछ टीक के पेड़ लगाए गए थे और उनके विशाल पत्ते इस मौसम में सूखकर जमीन पर गिरे हुए थे। मैं जानता था कि उन्हें पार करने का प्रयास करने से आवाज होगी, इसलिए मैं टीक के किनारे उगे एक मजबूत अंजीर के पेड़ के तने के पीछे जा छिपा और आसपास ध्यान से देखने लगा। कुछ देर तक मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी थोड़ी दूरी पर कुछ हलचल हुई। मैंने अपनी आंखें उस स्थान पर केंद्रित की और वहाँ मैंने एक बाघ को देखा जो अपनी पीठ के बल बेफिक्र होकर लेटा हुआ था। उसके चारों पैर हवा में थे, यानी पीठ के बल लेटा हुआ था और जाहिरी तौर पर गहरी नींद में सो रहा था। समय समय पर वह अपनी पूंछों को हिला भी रहा था और इसके इसी हरकत की वजह से मेरी नजर और उसकी मौजूदगी का पता चला। सोते हुए जानवर को गोली मारना शिकार के विरुद्ध होगा। इसके अलावा वह अपने नेचुरल भोजन को खत्म करने के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और इसीलिए मैंने उसे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था। मैं अपनी राइफल को पेड़ से टिकाया और खुद को भी, और लगभग 20 मिनट तक मैं उस बाघ को अपने पीठ पर सोते हुए देखता रहा। और फिर जंगल लॉज से मेरी पत्नी की आवाज आई जो मुझे दोपहर के भोजन के लिए बुला रही थी। बाघ ने ये सुना और आवाज की ओर अपना सिर घुमाकर बैठ गया। उसकी आंखें अभी भी नींद से आधी बंद थी। मैं सतर्क हो गया और राइफल को हाथ में ले लिया। सभी सिचुएशन के लिए तैयार हो गया। बाघ ने मेरी हरकतों से होने वाली आवाज को सुन लिया था। ऐसे में वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और इधर उधर घूमकर आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा, क्योंकि मैं बिना उसकी नजर में आई इतने करीब आ गया था। फिर वह एक अलसाई हुई गुर्राहट के साथ लापरवाही से चलने लगा। मैं उसे शांति से जाने दिया और जल्द ही वह मेरी नजरों से ओझल हो गया। एक अन्य अवसर पर मैं और मेरी पत्नी ने एक बैलगाड़ी किराए पर ली थी
और रात में मशालें जलाकर ये देखने के लिए निकले थे कि क्या हमें कोई बाघ नजर आता है या नहीं। हम 1 मील की यात्रा कर चुके थे और आधी दूरी पर एक गहरी ढलान पर पहुंच गए, जहां सड़क एक धारा को पार कर रहा था। जब मेरी बीवी ने टॉर्च हमारे दाहिनी ओर गहरे जंगल में चलाई तो उसे 2 चमकती हुई आंखें नजर आई। अपनी गाड़ी रोककर हम उतरे। वह मशाल लेकर आगे चल रही थी और मैं पीछे पीछे राइफल लेके चल रहा था। आंखें गायब हो गई थी, इसलिए हमने एक संकरी पगडंडी को फॉलो किया जो उस तरफ जा रही थी जहां हमें वह 2 आंखें नजर आई थी। जल्दी ही हमें आंखें फिर से नजर आई जो रोशनी में चमक रही थी। फॉर्चुनेटली वहाँ पर झाड़ियाँ पतली थी और हम सीधे आंखों की ओर बढ़ने में सक्षम रहे। कुछ कदम आगे बढ़े ही थे तभी झाड़ियों से बाहर एक बाघ आया जिसने हमारी ओर देखा और फिर वापस उसी स्थान पर आ गया जहाँ से वह अभी अभी निकला था। इस अजीब व्यवहार का रहस्य जल्द ही सुलझ गया क्योंकि 2 शावक उसके साथ थे। अब वह हमें कुछ क्षण तक देखती रही और फिर म्याऊ म्याऊ की धीमी आवाज निकालते हुए शावकों को पीछे आने के लिए बुलाते हुए जंगल में चले गई। उन्होंने ऐसा ही किया और तीनों जंगल में चले गए। बीच बीच में झाड़ियों में से हलचल की आवाज आ रही थी। मेरी पत्नी ने अपनी टॉर्च को उसी दिशा में रखा जहाँ हम उनकी हरकतों को सुन सके, इस डर से कि बाघिन हमारे घुसपैठ से नाराज होकर अपना मन बदल ले और हम पर हमला न कर दे। तभी हम दोनों ने अपने सामने एक भयानक गुर्राहट सुनी। रोशनी को उस आवाज की ओर मोड़ने पर हम एक बाघ को देखकर हिल गए। इस बार एक बड़ा नर लगभग उसी स्थान पर जहां बाघिन कुछ सेकंड पहले खड़ी थी हमें नजर आया। यकीनन ये एक पूरा परिवार था। हालांकि मैं देख सकता था कि यह काफी असामान्य नजारा था कि एक नर बाघ एक बाघिन के साथ उस आकार के शावक के साथ थे जिसे हमने अभी अभी देखा था। आमतौर पर बाघिन अपने शावकों को अपने पार्टनर से इंट्रोड्यूस नहीं करवाती है जब वे छोटे होते हैं और वह तभी इंट्रोड्यूस करवाती है जब शावक कुछ बड़े हो जाते हैं। उस समय हालात काफी तनावपूर्ण था क्योंकि उस बाघ के हम पर हमला करने की पूरी संभावना थी। हालांकि मेरी पत्नी ने उस समय ओवर रिएक्ट नहीं किया और बाघ धीमे स्वर में गुर्राते हुए अपने परिवार के पीछे झाड़ियों में चला गया। उस समय कहानी की एक मनोरंजक अगली कड़ी आई। अंधेरे में अकेले रह गए बैलगाड़ी के चालक ने बाघिन की आवाज और उसके बाद उसके साथी की गुर्राहट सुनी थी। शायद तब उसके बैलों ने उन्हें सूंघ लिया था या फिर उन्हें देख लिया था क्योंकि अचानक वे गाड़ी के साथ तेजी से नदी के तल में जा गिरे जहाँ पहिए नरम रेत और पानी में फंस गए थे। चालक की चीखें सुनकर और ये सोचकर कि उस पर या उसके बैलों पर किसी बाघ ने हमला कर दिया है, हम घटना स्थल की ओर भागे ये देखने के लिए कि उसे जो गंभीर डर लगा था उसे छोड़कर सब कुछ ठीक था या फिर नहीं। खुश थे कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल था और हमें उस बाघ परिवार के किसी भी मेंबर को नुकसान पहुंचाने की मजबूरी नहीं आई। समय बीतता गया। इस दौरान कुछ समय के लिए मेरे मित्र मैसूर चिकित्सा सेवा के डॉक्टर स्टैनली टैकार्थी में अपने विभाग में तैनात थे। मुख्य रूप से मलेरिया के फीवर को रोकने के लिए वे यहाँ आए थे। दरअसल उस समय वहाँ पर मौजूद लोगों को मलेरिया फीवर हो रहा था और पूरा गांव इसके चपेट में आ गया था। डॉक्टर स्टैनली एक शानदार डॉक्टर भी थे, साथ ही वे एक शिकारी भी थे जो मौका मिलने पर टाइगर्स का शिकार भी किया करते थे और उन्होंने अपनी सेवा के दौरान कई बाघों को गोली मारी थी। एक देर रात उन्हें लगभग 6 मील दूर बेलंदूर नामक हैमलेट से एक पेशेंट का फोन आया जिसकी डिलीवरी करवानी थी। अपने पेशे के प्रति सच्चे वह दवाओं, इंजेक्शनों और पट्टियों से भरे बैग के साथ बैलगाड़ी से निकले और साथ में टॉर्च और राइफल भी ले लिया। वे एक मध्यवर्ती घाटी को पार कर रहे थे तभी एक बाघ ट्रैक पर छलांग लगा रहा था और सड़क के किनारे बैठकर गुजरती गाड़ी को देखने के लिए मुड़ गया। स्टैनली ने बाघ पर गोली चला दी और वह दहाड़ा और जंगल में गायब हो गया। ऐसे में डॉक्टर पेशेंट के इलाज के लिए आगे बढ़ा। फिर डिलीवरी करवा के वह पूरी रात मरीज के साथ बिताई। अगली सुबह एक छोटे लड़के के साथ उसी बाघ का पीछा किया जिसे उन्होंने पिछली रात घायल कर दिया था। घटना स्थल पर आकर उन्होंने जल्द ही खून के निशान को फॉलो करना शुरू कर दिया। बैलगाड़ी चालक ने यह कहकर आगे जाने से मना कर दिया कि वह बाघ का इलाका है और वह अपने बैलों को खतरे में नहीं डाल सकता है। स्टैनली और वह लड़का कुछ दूर घने जंगल में चले गए जब उनकी नजर उनके सामने लेटे हुए बाघ पर पड़ी। यह सोचकर कि यह मर चुका है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए स्टैनली ने बाघ के पिछले हिस्से पर गोली चला दी जिससे बाघ उठ खड़ा हुआ और उसने घूमकर उन पर हमला कर दिया। जैसे ही उसने छलांग लगाई स्टैनली ने अपनी बची हुई बैरल से एक गोली चला दी, लेकिन तब तक बाघ ने अपने पंजे से डॉक्टर की खोपड़ी पर वार कर दिया और डॉक्टर के पिछले हिस्से को जख्मी कर दिया। ये देखकर बच्चा जोर से चिल्लाया। ऐसे में बाघ ने डॉक्टर को छोड़कर बच्चे के पीछे दौड़ा और उसके बाजू में दांत गड़ा दिए। तभी डॉक्टर स्टैनली खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ और तभी अचानक उस बाघ को कुछ हुआ और वह घने जंगल में भाग गया। डॉक्टर समझ चुका था कि उसने बाघ को घायल कर दिया है,
लेकिन वह मरा नहीं है। इसका मतलब था कि उन्होंने आज जो किया उसकी वजह से एक आदमखोर का जन्म होगा। दोस्तों, मैं अगला पार्ट जल्द ही अपलोड कर दूंगा। टिल दैट, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा।